हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है देवज्योति और बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिजिक्स। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बच्चे 3 पार्ट आ चुके हैं, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4। उससे पहले हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों पिछली क्लास में पहले तो हमने पढ़ा कि अगर किसी चार्ज को हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी भी चार्ज का। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पर उसके इफेक्ट को फील किया जा सके, इसको क्लास लिख देते हैं बच्चों, ये स्पेशली फॉर क्लास 10th है ना। तो अब किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर इस चार्ज को फील किया जा सके वही इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो किसी भी पॉइंट चार्ज को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी भी प्लस पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को या फिर नेगेटिव यूनिट चार्ज को बस इन्फिनिटी से इस चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो हम वर्क करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बच्चों, सॉरी V इज इक्वल टू पढ़ा था हमने W बाय Q, है ना। W इज इक्वल टू क्यू भी हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग V के लिए पढ़ रहे हैं तो V इज इक्वल टू W बाई Q। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फॉर्मूला था बच्चों, E इज इक्वल टू क्या था, F अपॉन Q, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब चार्ज इस फील्ड के अंदर आ गया था तो फील्ड के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह घुमाने में चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा W बाय Q, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाय Q। फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई T होता है। I कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। और बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, होमवर्क भी दिया था आपको कि I यानी करंट, किसी भी वायर में जब करंट का डायरेक्शन होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, करंट किधर से किधर फ्लो करता है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब हमें करंट का डायरेक्शन मिल रहा है ना, अब कह दिए कि चलो भाई 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो स्केलर क्यों है, तब तो करंट वेक्टर होना चाहिए ना बच्चों, लेकिन फिर भी वो स्केलर है। क्यों है ये मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो करंट होता है ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। करंट, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, करंट डज नॉट फॉलो दी वेक्टर एडिशन लॉ। कौन से लॉ को फॉलो नहीं करता है करंट, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। फिर एक और बात हमने करी करंट के बारे में, ये किसकी बातें हो रही हैं, सब कुछ करंट के बारे में कहानी अभी चल रहा है। करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने समझा, तो आज का टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है। डायरेक्शन क्या होता है करंट का, डायरेक्शन जो है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन करंट का किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। फिर अब बात करते हैं बच्चों किसी सर्किट की, है ना। तो सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो कई बार आप ऐसे सोचते होगे ना कि क्यों ऐसा होता है, करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टा क्यों हम लोग लेते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, क्योंकि ये जो करंट है ना ये बहुत पहले से इन्वेंट हुआ है। इलेक्ट्रॉन बच्चों इन्वेंट हुआ है जस्ट आपका 1897 में, मतलब समझ लीजिए कि 1900 के आसपास इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ। साइंटिस्ट को, पूरे वर्ल्ड को पता चला कि देयर इज अ चार्ज विच एग्जिस्ट दैट इज नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का पता चला। लेकिन करंट कब से चल रहा है, आपने बल्ब का इन्वेंशन समझा, बल्ब का इन्वेंशन बिना करंट के पॉसिबल था नहीं था, इवन डीसी करंट था वो, लेकिन करंट था। तो ये सब जो बल्ब का इन्वेंशन हुआ ये सारी चीज़ें कब से हो गई, 1879 में ही एडिशन ने बल्ब का इन्वेंशन कर लिया था, है ना। तो ऐसा पहले माना जाता था कि जो आपका नॉर्मल करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग चलता है ना। तो पहले जब नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते ही नहीं थे तो करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता था। किसके अलोंग होता था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग। और पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग करंट का और चार्ज का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट लेते हैं। क्यों लेते हैं बच्चों, हाँ, क्योंकि जब करंट का इन्वेंशन हुआ था तब नेगेटिव चार्ज नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको बोल दिया गया कि उसका डायरेक्शन जस्ट करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। उसका अभी हम लोग वैलिड रीज़न भी समझेंगे। अब हम लोग आज बात करते हैं हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, या फिर कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट को आज हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चों, फ्लो ऑफ करंट को थोड़ा सा डीप जा कर के मैग्नीफायर वगैरह ले करके समझते हैं ना। मैग्नीफायर देखा है ना आप लोगों ने, लैब में खेलते हैं आप लोग कि अरे ये देखो दूर वाली चीज़ पास दिख रही है, कितनी बड़ी दिख रही है, वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वायर है ना, एक वायर है। वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। अब हमने वायर के बस इतने से पार्ट को, है ना, वायर के बस इतने से पार्ट को मैग्नीफायर लगा दिया। मैग्नीफायर लगा दिया यानी कि जूम कर दिया। अब जैसे ही हम वायर को जूम करेंगे तो इतने पार्ट को मान लेते हैं जूम कर लिया हमने, और ये वाला पार्ट वैसे ही का वैसे पतला सा, है ना। अब वायर किस चीज़ का बना हुआ है, तो बच्चों जो वायर है ये बना हुआ है मेटल का। और हमने आपको पहले ही बताया है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि मेटल हो गया आपका, जितना भी मेटल होता है जनरली उसको कैसा माना जाता है, कंडक्टर। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है ना। तो क्यों सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। किस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत एकदम भर के, कि कंडक्शन बहुत आराम से हो जाए, है ना। तो ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या है, भर भर के भरे हुए हैं, है ना। अब क्या होता है, अब जैसे वायर है, किसी बैटरी के साथ इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया है ना, वायर ऐसे ही रखा हुआ है। अब बच्चों बताइए क्या होगा कि जब हमारा करंट फ्लो होता है, जैसे आप बल्ब जला रहे हो, है ना, लाइट जल रही है, जैसे ही आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन उड़ गए आसमान में, छू गायब। हाँ, ऐसा होता होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है ना। देखिए होता क्या है कि जब हमारा ये वायर किसी बैटरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जब हमारा वायर किसी बैटरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली घूमते हैं ना। जैसे कि क्लास में टीचर ना हो तो आप जो काम करते हो, है ना, जा करके इसको मार दिए, वो आके आपको मार रहा है, आप उसको मार के भाग रहे हो, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती क्लास में, चढ़ गए, ब्रेंच पे चढ़ गए, ठीक।
तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये किसी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैंसिल करेगा। बल्क में है, हमने तो बस कुछ नंबर में ही बनाया हुआ है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर देते हैं। कब, जबकि वायर को हमने बैटरी के साथ नहीं जोड़ा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि वायर को जो है बैटरी से जोड़ देते। बैटरी का यही सिंबल होता है अपना, बैटरी मतलब सेल, एक बस सेल है ये, ठीक है। बैटरी होता तो क्या होता, बहुत ढेर सारे इस तरह से आ जाते हैं, है ना। तो अब चलिए, बैटरी ले सेल ले एक ही बात है, हम लोग को कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है। तो ये क्या है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो किसके लिए होती है, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, और ये जो छोटी वाली लाइन है वो आपका शो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को। अब बच्चों देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अब धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट करेंगे, है ना। ड्रिफ्ट करेंगे यानी कि इनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन है भैया, ये नया टर्म कहाँ से आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है बच्चों, वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे कि अगर आपका मन है अभी खेलने का, लेकिन भाई पापा आने वाले हैं तो बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, वीडियो गेम से काम नहीं चलेगा, तो आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती पापा के आने के डर के इन्फ्लुएंस में आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ड्रिफ्ट कर रहे हो। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एक्सटर्नल फील्ड को फील करके अपने डायरेक्शन में चेंज करे, तो वह वेलोसिटी क्या कहलाती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो अब देखिए, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसको समझना था। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, एक तरफ इधर से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया, इधर से एक नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको दिखेगा कि भैया यहाँ पर कहीं जो है आइसक्रीम मिल रहा है, और वो भी फ्री का, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव टर्मिनल कैसा है, जैसे आपके लिए फ्री वाला आइसक्रीम, है ना। तो क्या होगा, सारी की सारी क्लास दौड़ पड़ेगी। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, दौड़ना शुरू कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे दौड़ेगा, किधर दौड़ेगा, दौड़ेगा आइसक्रीम की तरफ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चल रहा था, तो ऐसा अचानक सैनिक की तरह थोड़ी पीछे मुड़ ऐसे करके अचानक से चलना शुरू कर देगा, नहीं, वो धीरे धीरे शुरू करेगा। जैसे ऐसे जा रहा था, तो ऐसे ऐसे धीरे से ऐसे ऐसे मुड़ेगा 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 और चल देगा, है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे 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 इधर से मूव करते हुए इस पे आने लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने लगेगा। ठीक, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आएगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अब सब इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव टर्मिनल में चलने लगेंगे तो खाली नहीं हो जाएगा वायर। हाँ, ये तो वैलिड क्वेश्चन है, खाली तो हो जाना चाहिए वायर। लेकिन बच्चों, जिस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है ना, उसी टाइम पे इस ये जो एरिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा, फिर एक बाहर निकलेगा, फिर एक अंदर आएगा, बाहर अंदर, ठीक उसी टाइम पे, ऐसे साइमल्टेनियस पोजीशन, है ना, साइमल्टेनियस मोशन। एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, एक इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ अंदर आ गया।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी एनर्जी की हेल्प से हम लोग सारा काम करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो आप लोग कहते हो, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I = Q/T, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। एक सेकेंड में कितना ये चार्ज फ्लो हो गया। अगर हमने ये वाला सरफेस एरिया मान लिया तो एक सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस इस सरफेस एरिया से फ्लो कर गए, वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है किसी वायर में, बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया चलिए एक बार और एट रैंडम देख लेते हैं कि पहले क्या था। पहले सर्किट में कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगा था। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर दे रहे थे। फाइटम फाइट हो रहा था, है ना, सब के सब कैंसिल। फिर जैसे ही एक सेल या बैटरी आ जाती है तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक डायरेक्शन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। और इसी तरह से किसी भी सर्किट में क्या हो जाता है, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ बच्चों, है ना। देखिए अभी पता चला, अभी मैंने आपको बताया ना कि I = क्या होता है, Q/T होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो करंट कितना तेज फ्लो कर रहा है ये हम लोग कहाँ से पता करेंगे, वायर में एक तो क्रॉस सेक्शन बना लिए, जैसे केक कट करते हैं ना, वायर को भी ऐसे कट कर लिए। इमेजिनेशन में कट कर देंगे तो फ्लो ही नहीं होगा, है ना। तो इमेजिनेशन में ऐसे कट करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। एक सेकेंड मान लिए, एक सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन गए, एक सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहेंगे कि भैया इसका जो करंट है वो 3 एम्पियर का है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ओम्स लॉ, है ना, फ्लो ऑफ करंट तो आपको समझ में आ ही गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, है ना, हमेशा काम आता है फॉर लाइफ टाइम। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक वायर है उसको हमने जूम किया हुआ है, इतना पोर्शन हमने क्या किया हुआ है, जूम किया हुआ है, मैग्नीफायर लगाया हुआ है। और ये वाला पोर्शन पे मैग्नीफायर नहीं लगाया अपना, ये सेल है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इस सेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, करंट का पता कर रहे हैं, करंट का पता कर रहे हैं कि भाई करंट कितना है। और करंट कैसे, सब के सब इलेक्ट्रॉन इधर ही पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, हमें पता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चलेंगे करंट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। वो तो डायरेक्शन की बात है, लेकिन I को हम लोग पता तो करेंगे क्यों के ही हेल्प से ना, I = Q/T। टाइम हमने क्या ले लिया, टाइम अगर हमने 1 सेकेंड मान लिए ले लिया। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चलो 1 सेकेंड में इस जगह पे ऑब्जर्व करो कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए इस पोजीशन को। ठीक है, एमीटर लगा लेंगे, है ना, मेज़र करने के लिए। तो 1 सेकेंड में हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, है ना। हमने कहा ठीक है भैया, इस सेल पे क्या है, ये सेल का क्या कहलाता है, V, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पे 4 इलेक्ट्रॉन पास कर गए एक इलेक्ट्रॉन पे एक सेकेंड में। ठीक, अब हमने कहा कि चलो इस बैटरी का पावर थोड़ा सा बढ़ाया जाए। जैसे आप लोग वो बैटरी यूज़ करते हो ना, जैसे वो जो छोटा वाला टॉर्च होता है उसमें हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, कभी 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, है ना। तो 5 वोल्ट का जो बैटरी होगा और 9 वोल्ट का डिफरेंस समझ में आता है बच्चों, है ना। 9 वोल्ट वाले को जलाओ एकदम बहुत अच्छा सा लाइट देता है, लेकिन 5 वोल्ट वाला थोड़ा सा कम लाइट देता है। तो क्या है,
पोटेंशियल का दिक्कत है भैया, पोटेंशियल जिसमें कम है लाइट भी उसमें कम है। अब हमने क्या किया, हमने बैटरी का पावर बढ़ा दिया, बैटरी के पावर को हमने बढ़ा दिया, मतलब क्या इंक्रीज कर दिया, V इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही हमने V को इंक्रीज किया तो यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में पास हो रहे थे वो तुरंत खटाक से बन गए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जैसे ही हमने बैटरी का थोड़ा सा पावर बढ़ाया इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ गया, टाइम वही है, 1 सेकेंड में अब 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, मतलब क्या बढ़ गया, V बढ़ाने पे अपना I बढ़ गया। लेकिन भाई एक ही बार में नहीं डिसाइड कर सकते कि यही है कॉन्सेप्ट, हम एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं, चलते हैं। V को हमने क्या किया, हल्का सा और बढ़ा दिया, है ना, इसका पावर जो है हमने एक और बैटरी का बढ़ा दिया। तो अब जब V हमने और ज़्यादा बढ़ाया तो हमें दिखा कि भाई पहले 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब 16 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। यानी कि V जब बढ़ा तो I फिर से बढ़ गया। तो क्या मिल रहा है हमें, V बढ़ाने पे I बढ़ रहा है ना। तो V बढ़ाने पे I बढ़ रहा है, तो I किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, I डिपेंड कर रहा है V पे। दैट मीन्स द फ्लो ऑफ करेंट डिपेंड्स ऑन V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लिख लीजिएगा बच्चों, डेफिनेशन। इसको वायर को कनेक्ट कर देते हैं, प्रैक्टिकली अगर ऐसे वायर तोड़ देंगे तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ज़रूर बोलना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ करंट is directly proportional to the potential, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, है ना, पोटेंशियल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल करके आया, जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V। अब बच्चों प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो जब कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे तो I प्रोपोर्शनल हटाएं, इक्वल लगा दिया, अब एक कांस्टेंट हमने लगा दिया 1/r, और ये क्या हो गया V। R को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखिए, R को इधर लेकर आए तो क्या हो गया, I इंटू R बराबर V। अब इसी को पलट करके लिख देंगे तो V इज इक्वल टू IR, है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हमारे टीचर तो ऐसा नहीं बताए हैं, मैम ऐसा क्यों बता रही है, और फॉर्मूला वही आ गया। तो देखिए बच्चों, आपके टीचर ने भी सही बताया है, बस चीज़ क्या है, I इज प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I भी कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर ज़्यादा सिंपल लग जाता है कि भाई प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ R हो गया, यहाँ पर I हो गया, IR तो यहाँ पे भी बना, V इज इक्वल टू IR। अब ये क्या मामला है, कभी यहाँ पे कांस्टेंट को R ले रहे हैं, कभी कांस्टेंट को 1/r ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है भैया, सही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बच्चों कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, जो वैल्यू होती है उसकी वो क्या होती है, फिक्स होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 5 है ना, 5 जो है वैल्यू, 5 फिक्स है। अब कभी 1/5 हो गया, इसको आपने सॉल्व किया, 0 पॉइंट आपका कुछ भी आया, 2 आया, ठीक, तो 0.2 क्या है, वेरिएबल है क्या,
नहीं, 0.2 भी क्या है, फिक्स ही है। तो कांस्टेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओम्स लॉ को जो है दोनों ही तरह से आप बता सकते हैं, जिस तरह से आपको समझ में आए, सुटेबल लगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नोट तो आप कर ही रहे होगे आई होप। ठीक है, तो ओम्स लॉ का यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब एक बार ग्राफ को भी देख लेते हैं। ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है और पूछ भी देता है एग्जाम में कि भाई ओम्स लॉ का ग्राफ बताइए। है ना। तो देखिए बच्चों, ग्राफ क्या होता है, किसका, ओम्स लॉ का। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहाँ पर जो आपका एक, आप क्या ले लोगे, कोई भी एक लाइन ले लो, V ले लो, एक लाइन को I ले लो। किसके किसके बीच में ग्राफ बनता है बच्चों ओम्स लॉ का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ग्राफ किसके किसके बीच में लगता है, बनता है। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो V और I के बीच में बनता है। किसके किसके बीच में बनता है, V और I के बीच में। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। अब आपको लग रहा हो भैया इतना कुछ बताने के लिए इतना वो देर लगा रही थी, है ना, हो जाता है। तो क्या हो गया, V I के बीच में ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओम्स लॉ बच्चों आपको समझ में आया, ओके वेरी गुड। अब बात करते हैं इस R की। ये R क्या है, ये जो R है ये रेजिस्टेंस होता है बच्चों। क्या होता है, R रेजिस्टेंस होता है और ये डिपेंड भी करता है कुछ चीज़ों पे। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बच्चों सपोर्ट करिए, आप चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।